Good morning, dear student. Today we are going to continue the second chapter of history, new kings and kingdoms. So I am going to begin here with society. At that time, the society, how society was, it was based on caste system, like Kshatriya. We have Kshatriyas, Brahmins. They all used to enjoy high position in the society. Kshatriya were known as warrior class. Warrior class मतलब क्षत्रिय को क्यों जाना जाता था? एक योद्धा की तरह जाना जाता था. ब्राह्मण्स जो होते थे उनकी ड्यूटी क्या होती थी कि पूजा करना, राजा को एडवाइस देना, ये सब उनका काम होता था. और जो दूसरी कम्युनिटी होती थी वो थी वैश्यास. उनको वो कम्युनिटी कैसी थी? ट्रेडर और मर्चेंट के नाम से जानी जाती थी. ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहे थे? सिटी को रोल करने में बहुत ही, इन लोगों का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट था सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन में. शूद्रास जो थे वो मैनुअल जॉब्स करते थे. यानी क्या, छोटा काम जो होता था, रोड क्लीन करना, ये सब किनका काम होता था? शूद्रास का. और उनको कोई और राइट्स दिए जाते नहीं थे. अल बुरानी ने ये जो रिजिस सिस्टम है इंडिया की, उसको तारीख़ हिंद में मेंशन किया हुआ है. अल बेरूनी ने इस ग्रुप के बारे में, ये जो अभी मैंने आपको बताया, क्षत्रिय फिर ब्राह्मण्स, ये सब का क्या क्या काम होता था, ये उसने अपनी बुक में मेंशन किया हुआ है. और फिर वो कयसास करके भी एक कास्ट होती थी जो क्लरिकल वर्क किया करती थी, सब रिकॉर्ड्स रखना उसका काम होता था. और उसने अपनी बुक में ये भी, अल बरूनी ने अपनी बुक में ये भी मेंशन किया हुआ था कि वुमन की पोजीशन बिल्कुल ही अच्छी नहीं थी. और उस ज़माने में सती और चाइल्ड मैरिज ये सब होता था. सती, आई थिंक यू ऑल नो क्या है, कि जब किसी वुमन की हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उस वुमन को अपने हस्बैंड की चिता के साथ की जल के मर जाना होता था. तो ये सिस्टम तभी थी जिसके बारे में अल बेरूनी ने अपनी बुक में बताया हुआ है. अभी हम देखेंगे उस समय की इकोनॉमी कैसी थी. उस समय जो मेन दो काम हुआ करता था वो होता था एग्रीकल्चर और ट्रेड का. ठीक है, तब ट्रेड साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, मेडिटेरेनियन, वेस्टर्न वर्ल्ड, ये सब के बीच में ट्रेड हुआ करता था. मेन आइटम जो ट्रेड की थी वो कौन सी थी? स्पाइसीज, प्रीशियस स्टोन्स, टेक्सटाइल्स मतलब कपड़ा, स्पाइसेस यानी मसाले, प्रीशियस स्टोन्स यानी कीमती पत्थर. इवन हॉर्सेस को इंपोर्ट किया जाता था सब कॉन्टिनेंट में. इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में घोड़ों को लाया जाता था. ट्रेड गिल्ड्स और शेरिंग्स तब एस्टेब्लिश किए गए थे ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए. मतलब कुछ नियम. ट्रेड गिल्ड्स मतलब क्या? कुछ नियम कि कैसे ट्रेड करना है. ठीक है, और ये श्रेस्ट्रिन और ये ट्रेड के जो मेंबर्स होते थे उनकी पोजीशन, एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन हुआ करती थी सिटी को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए. तुर्कीज इन्वेंशन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इन्वेंशन मतलब क्या? आर्मी फोर्स के साथ किसी भी जगह पर कब्जा जमा लेना. जब हर्षवर्धन की डेथ हो गई तब इंडिया में पॉलिटिकल अनरेस्ट था. मतलब कोई ऐसा पावरफुल राजा नहीं था कि जो इंडिया को कंट्रोल कर सके. ठीक है, तो छोटे छोटे जो किंगडम्स है उन्होंने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट जगह की तरह डिक्लेयर कर दिया. ठीक है, तभी क्या हुआ? टर्क ने इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1027 CE. जब उस जगह को, इंडिया को कोई एक सेंट्रली राज करने वाला नहीं था, तब टर्क ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया. मोहम्मद ऑफ गजनी, उसने इंडिया के वेल्थ के बारे में पढ़ा हुआ था कि इंडिया जो है वो बहुत ही अमीर कंट्री है. उसको सोने की चिड़िया भी कहा जाता था. ठीक है, तो उसने
सोचा कि इंडिया की सब कॉन्टिनेंट को इन्वेड करना चाहिए, मतलब उस पर कब्जा जमा लेना चाहिए। तो 1001 सीई से 1027 सीई के बीच में वो बहुत बार इंडिया में आया, वो ज़्यादा 17 टाइम्स जितना इंडिया में आया। और उसने मुल्ताना, पेशवर, कांगड़ा, थानेश्वर, कनूज, मथुरा, ग्वालियर, सोमनाथ, कश्मीर एंड पंजाब, इन सब जगह पर अपना कब्ज़ा जमा लिया। तो मोहम्मद की इच्छा ये नहीं थी कि वो इंडिया पे रूल करे, उसको तो सिर्फ इंडिया की वेल्थ में ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो क्या करता था, वो बहुत ही फेमस था इस बात के लिए कि वो अपने पैलेसेस, मॉस्क और जो बिल्डिंग्स थी उसको वो बहुत ही डेकोरेट करता था। इंडिया को वो जब लूट लेता था, इंडिया के जो देशों, इंडिया की जो जगहों पर वो अपना कब्जा जमा लेता था, तो वहाँ की जो वेल्थ होती थी उस वेल्थ से वो अपना महल, अपना मॉस्क और ये सभी बिल्डिंग को बहुत ही डेकोरेट करता था। ये सब बातें कैसे पता चली कि बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे उसके कोर्ट के, उन्होंने ये सारी चीज़ें बुक में मेंशन की हुई है। अल बैरूनी जो था उसने भी ये सारी चीज़ें अपनी बुक में लिखी हुई है, जिस बुक का नाम है तारिके हिंद। और वैसे ही फिरदौसी जो है उसने जो बुक लिखी है उसका नाम है शाहनामा। ये बुक जो है वो मोहम्मद गाजनी की बायोग्राफी है, उसकी लाइफ पर ये पूरी बुक लिखी गई है। तो मोहम्मद के जो सक्सेसर्स थे उन्होंने इंडिया में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। सक्सेसर मतलब क्या, उनके वारिसदार, उसके बेटे के बेटे के बेटे, उन्होंने इंडिया में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। हाँ, पर ये है कि जब उसने इंडिया पे कब्ज़ा जमा लिया था तो बाकी सारे देशों को, बाकी सारे लोगों को भी पता चला कि इंडिया पे कब्ज़ा जमाना इजी है। तो उन लोग सबके दिमाग में भी ये बात आई कि इंडिया पे हम रूल कर सकते हैं, वहाँ पे हम राज कर सकते हैं। 1150 सीई में गाजनाविद एम्पायर ने गोरिड को जगह है वहाँ पर अपना कब्ज़ा जमा लिया, जो अभी एक अफ़गानिस्तान का पार्ट है। 118 सीई में लाहौर जो है वहाँ पर बहुत ही, जिसका ज़्यादा कब्ज़ा था, वो जगह जिसके कंट्रोल में थी वो कौन था, गाजनाविज। ठीक है, जो मोहम्मद गौरी का ही वंशज था, मतलब उनकी ही पीढ़ी थी। अनलाइक मोहम्मद गाजनी, मोहम्मद गौरी वांटेड टू रूल ओवर इंडिया। तो मोहम्मद गौरी को तो इंडिया पे राज करना था, उसकी इच्छा ये थी कि वो इंडिया पर राज करे। पृथ्वीराज चौहान कि मिलिट्री अचीवमेंट में क्या क्या आता है, मोहबा, बुंदेलखंड, गुजरात, ये सब पृथ्वीराज चौहान, इस सारी जगह पर पृथ्वीराज चौहान ने अपना कब्जा जमाया हुआ था। और ये सारी बातें, पृथ्वीराज चौहान की सारी बातें जो है वो पृथ्वीराज रासो करके जो बुक है उसमें सारी मेंशन की गई है। ये बुक किसने लिखी है, चंद बरडाई ने, जो पृथ्वीराज चौहान का कोर्ट पोएट था। उसके कोर्ट में पृथ्वीराज चौहान में वो पोएम्स लिखा करता था, पोएट था जिसने उस पर बुक लिखी जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, जिस पर ये सारी चीज़ें इसके बारे में लिखी हुई है। मोहम्मद गौरी ने मोहम्मद गौरी ने 2 लड़ाई लड़ी थी पृथ्वीराज चौहान के साथ। जो दूसरी लड़ाई हुई थी तराई में, उसमें पृथ्वीराज चौहान की डेथ हो गई। उसके डेथ के बाद मोहम्मद गौरी ने ये इंडिया पर कब्जा जमा दिया। तब से तुर्की मोहम्मद गौरी का इंडिया पर राज चलने लगा। We were here, okay. Muhammad Ghori laid the foundation of Turkish rule in India
After establishing the Turkish Empire in India, Muhammad Ghori decided to leave India and left the conquered territory in the capable hand of his slaves. पहले तो उसने इंडिया पे कब्जा जमाया, फिर उसने इंडिया का जो कब्जा है वो उसके जो स्लेव्स थे, उसके अंडर जो काम करते थे, उनको सौंप दिया। अभी हम चोलास के बारे में पढ़ेंगे। उस ज़माने में चोलास जो थे वो भी एक बहुत ही ताकतवर राजा माने जाते थे और उन्होंने तमिलनाडु और कर्नाटक के बहुत सारे जगह पर उनका ही राज चलता था, चोलास का। और चोला रूल का जो फेमस राजा था वो कौन था? करिकाला था। ठीक है। अभी उसी के करिकाला के राज में ही चोला एम्पायर बहुत ही ताकतवर बना था। फिर चोला जो है उसके बाद का जो पावरफुल राजा था वो कौन था? विजयला था, 850 सीई में। ठीक है। विजयला ने क्या किया था? तंजौर को अपना कैपिटल बनाया हुआ था जब वो रूल करता था 870 सीई में। उसी के राज में राजा वन और उसका बेटा राजेंद्र वन फिर पावरफुल राजा बना। अभी यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कैसे कब तक किस राजा का राज चला। इसके बाद हम अभी राजा वन और राजेंद्र वन उनका राज कब तक चला और उनके राज्य में क्या था वो हम देखेंगे। ठीक है। सो राजा वन वो भी एक बहुत ही ताकतवर राजा था चोला रूलर का। हम चोला रूलर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सो ही वॉज दी पावरफुल किंग एट दैट टाइम। वो उसकी अपनी मिलिट्री स्किल के लिए बहुत ही फेमस था और उसने कई सारी जगह पर अपना राज जमाया था, जैसे कि चेराज है, उनको उसने हरा दिया था और मदुरई पर भी अपना राज जमा दिया था। वैसे ही डेक्कन प्लेटू का जो चालुक्य राजा था उसने भी अपना राज राजा वन को दे दिया था, क्योंकि उसको पता था कि वो उससे ज़्यादा पावरफुल है। अगर वो नहीं देता तो लड़के वो राजा वन वो जगह ले लेता। तो राजा वन के अंदर जो सारी जगह थे वो भी हम देखेंगे। और वो इसलिए भी फेमस था कि उसकी नेवी भी थी, वो बहुत ही एफिशिएंट थी। इवन उसने श्रीलंका का जो नॉर्थर्न रीजन था वो भी अपने कब्जे में ले लिया था। और उसने बहुत सारे शिव के टेम्पल्स बनाए थे, जैसे कि जिसका नाम था राजा राजेश्वर टेम्पल, जिसको बृहदेश्वर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, जो तंजौर में है। और ये कब बना था? ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजा वन। और उस मंदिर की जो दीवारें हैं उस पर राजा वन की जो ख्यातियाँ हैं, मतलब उसने जो जो चीज़ें की है, जो जो जगह पर कब्ज़ा जमाया था, वो सब उसके पिक्चर्स उस मंदिर के दीवार पर एनग्रेव्ड है मतलब क्या? खुरेद के बनाए हुए हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको बृहदेश्वर टेम्पल जो राजा वन ने बनाया था उसकी पिक्चर भी यहाँ दिखाई हुई है। अभी हम लोग राजेंद्र वन के बारे में पढ़ेंगे। उसका राज कब तक था? 1016 से लेके 1044 सीई तक। राजा वन was succeeded by his son Rajendra I. Through his military and administrative skill, Rajendra I led the Chola Empire to achieve a strong and formidable position. अभी राजेंद्र वन ने अपने स्ट्रॉन्ग आर्मी ये सब की वजह से एक चोला एम्पायर में अपनी एक अलग ही जगह बना ली थी। और उसके पापा का राजा वन का जो सपना था पूरी श्रीलंका पर हमने देखा कि राजा वन ने नॉर्थन पार्ट में श्रीलंका के नॉर्थन पार्ट पर कब्जा जमाया था। उसकी इच्छा थी कि वो श्रीलंका पर पूरा कब्जा जमाए, जो उसके बेटे राजेंद्र वन ने पूरी की। उसने श्रीलंका पर कब्जा जमा लिया, श्रीलंका को अपने कंट्रोल में ले लिया था। राजेंद्र वन
ऑल्सो डिफीटेड द पाला रूलर ऑफ बंगाल। उसने श्रीलंका पर तो कब्जा जमा ही था, पर उसने बंगाल के राजा को भी हरा दिया था, महिपाला। बंगाल का जो राजा था महिपाला, उसको उसने हरा दिया था जब उसने गंगा रिवर क्रॉस करके उसके साथ लड़ाई की थी। फिर उसने गंगाईकोंडा का टाइटल ले लिया था। मतलब क्या, गंगा के आसपास की जो जगह है वो उसके राज में आ गई थी, इसलिए उसने ये टाइटल दिया था अपने आप को गंगाईकोंडा, मतलब गंगा के आसपास की एरिया को अपने कब्जे में ले लेना। अपनी जीत की खुशी मनाने के लिए उसने एक नई सिटी की खोज की थी, जिसका नाम उसने किया था गंगाईकोंडा चोलापुरम। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो टेम्पल दिखाया हुआ है। ये टेम्पल कौन सा है, चोला पीरियड के टाइम का है। वो हमें दिखाता है कि उस समय के आर्किटेक्ट कैसे थे और वो कैसे आर्किटेक्ट करते थे। So I'm stopping this lecture over here. So your homework is to read the chapter and try to understand it better. So बच्चों, take care, bye bye.